प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि बिंदुवत वस्तु क्या है। तो बिंदुवत वस्तु के बारे में हम लोग पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं। जब भी कोई वस्तु, जब कोई वस्तु या पिंड अपने आकार के सापेक्ष बहुत अधिक दूरी तय करती है तो उस पिंड को बिंदुवत वस्तु या पिंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो, जब वह अपने आकार के अपेक्षा जो है बहुत अधिक दूरी तय करेगा, तब उस तरह के पिंड को, उस तरह के वस्तु को ही बिंदुवत वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉल है, एक हम लोग बॉल लिए हैं, गेंद लिए हैं, और यह गेंद जो है ये मान लेते हैं कोई सतह है, एक समतल सतह ले लिया गया है, और बॉल का आकार जो है हम लोग मान लेते हैं इस बॉल का आकार जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इस बॉल का आकार यानी कि इसका जो व्यास है 5 सेंटीमीटर का है, और यह गेंद जो है यानी कि समतल सतह पर जो है फेंका जाता है, कोई फेंकता है, या यह गेंद जो है यह दूरी तय करता है, और मान लेते हैं यह गेंद जो है 500 मीटर का दूरी तय करता है, 100 मीटर का दूरी तय करता है, 200 मीटर का दूरी तय करता है। तो ये जो 500 मीटर है यह 5 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में के सापेक्ष बहुत अधिक दूरी है, इसलिए इस गेंद को अब हम लोग बोलेंगे बिंदुवत वस्तु। यदि यही गेंद जिसकी व्यास हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर लिए है, यदि यही गेंद चलकर और यहीं तक आएगा, यही छोटा वाला गेंद चलकर यहाँ से यहाँ तक आता है, और मान लेते हैं यह 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तब यह पिंड बिंदुवत वस्तु नहीं होगा। देखिए, सेम ही पिंड है और एक स्थिति में बिंदुवत वस्तु है और दूसरी स्थिति में बिंदुवत वस्तु नहीं है। जब यह पिंड 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, जिसका पिंड का आकार जो है 5 सेंटीमीटर है और यह दूरी तय कर रहा है 10 सेंटीमीटर, तब यह पिंड बिंदुवत वस्तु नहीं कहलाएगा। और जब यही पिंड 500 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि यह अपने आकार के सापेक्ष जो है बहुत अधिक दूरी तय करता है, तब यही पिंड जो है बिंदुवत वस्तु कहलाएगी। ये तो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। अब आइए रेलगाड़ी के केस में भी हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये समतल सतह ही है और रेलगाड़ी भी यहाँ पर ले लिया जाए। ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का डब्बा है, ये हम लोग इस तरह से ले लिए हैं, और ये रेलगाड़ी है, दिख रहे हैं जैसा, और यह रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कि 80 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई आप मान लीजिए मालगाड़ी है और इसकी लंबाई 80 मीटर हम लोग मान लेते हैं, और यह रेलगाड़ी जो है वह बिना रुके हुए जो है मान लेते हैं सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करती है, 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 80 मीटर है, तो इसका आकार हो जाएगा 80 मीटर, और रेलगाड़ी बड़ी भी होती है, तो ये 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और यह जब बिना रुके हुए 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तब यह जो रेलगाड़ी है ये बिंदुवत वस्तु कहलाएगी। यानी कि ये आकार के सापेक्ष जो है अधिक दूरी तय कर रही है, इसलिए रेलगाड़ी भी जो है एक बिंदुवत वस्तु यहाँ पर होगी। यही रेलगाड़ी यदि मान लेते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दूरी तय करता, या मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर का दूरी तय करता, तब यह रेलगाड़ी बिंदुवत वस्तु नहीं होता। सीधी सी बात, जब भी कोई पिंड, चाहे किसी भी तरह का पिंड हो, चाहे जितना भी बड़ा पिंड हो, वह यदि अपने आकार के अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है, तो उस तरह के पिंड को ही बिंदुवत वस्तु कहा जाता है।
पॉइंट ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसा मत सोचिएगा जो देखने में छोटा हुआ वही पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, वही बिंदुवत वस्तु होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग का गलत है। बिंदुवत वस्तु का होता है मतलब होता है कोई भी पिंड जो है अपने आकार की अपेक्षा जब बहुत अधिक दूरी तय करेगी तो उसे ही बिंदुवत वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए यहाँ पर अर्थ का भी एग्जाम्पल लिया गया है, पृथ्वी का भी एग्जाम्पल दिया गया है। और पृथ्वी का जो व्यास होता है, सॉरी इसकी जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर होती है। ये थोड़ा सा कम ही होता है, 64 से 6374 के आसपास होता है। हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ले लिए हैं। तो इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर है। और यह बहुत बड़ा है पृथ्वी। और यह पृथ्वी भी एक बिंदुवत वस्तु हो सकती है। यह पृथ्वी भी एक बिंदुवत वस्तु हो सकती है। देखिए कैसे हो सकती है बिंदुवत वस्तु। यहाँ लिखे हैं पृथ्वी और यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा रूप में हम लोग दिखाते हैं, यानी कि पृथ्वी जो है बिंदुवत वस्तु हो जाएगा, बिंदुवत वस्तु हो सकता है। अब सवाल है कि पृथ्वी बिंदुवत वस्तु हम लोग कैसे ले लेंगे? तो देखिए यह जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों तरफ जो है लगातार चक्कर लगाते रहती है। यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाते रहती है। तो जब लगातार चक्कर लगाते हुए रहेगा तब इस पृथ्वी के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी बहुत 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 अधिक हो जाएगी। और इस तरह से यह पृथ्वी अपने आकार की अपेक्षा जो है काफी अधिक दूरी तय करती रहती है। इसलिए यह पृथ्वी भी जो है एक बिंदुवत वस्तु होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग समझे कि बिंदुवत वस्तु क्या होती है। आइए गति के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विराम और गति के बारे में जाना। अब गति के प्रकार के लिए हम लोग आते हैं। तो गति के मुख्यतः 3 प्रकार लेते हैं। पहला हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला है रेखीय गति। तो रेखीय गति का क्या मतलब है? तो हम लोग लिख सकते हैं जब कोई पिंड किसी सीधी रेखा पर गति करती है तो उस पिंड के गति को ही रेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई साइकिल सवार है और वह साइकिल सवार जो है ये मान लेते हैं ये जा रहा है सीधी रेखा पर, कोई लड़का है और यह जा रहा है साइकिल से, तब इसके गति को ही हम लोग बोलेंगे रेखीय गति। मान लेते हैं ये सीधा कोई पथ ही है, सीधी रेखा है और यह चींटी है। हम लोग चींटी ले लिए हैं, यह चींटी है और ये चींटी जो है सीधी रेखा पर गमन कर रही है, सीधी रेखा पर जा रही है, तो इसकी गति को ही बोलेंगे रेखीय गति। तो कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु जब सीधी रेखा पर गति करता है तो उस पिंड के, उस वस्तु के गति को ही रेखीय गति कहते हैं। देखिए गति का दूसरा प्रकार है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो हम लोग बोल सकते हैं जब कोई पिंड या कण किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो उसके गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। कोई भी पिंड हो और वह पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करती है, गतिशील रहती है, तो उसकी गति को ही वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कोई साइकिल सवार बच्चा है, बालक है, और वह बालक जो है आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहता है, गति करता है, तब उसकी गति को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन के नाम से हम लोग जानेंगे।
कोई गाय है और गाय को मान लेते हैं कि 10 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है और वह गाय जो है वह उसी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जब गति करेगी तो उसके गति को ही बोलेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो ये था वृत्तीय गति। बच्चों, गति की तीसरी प्रकार होती है दोलनी गति। तो दोलनी गति का मतलब हुआ जब कोई पिंड अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है तो उसके गति को ही दोलनी गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये कोई सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, और यह लोलक का गोलक है, इसको बोलते हैं लोलक का गोलक। ये सरल लोलक है और इसकी एक स्थिति हम लोग इधर ले लेते हैं, एक स्थिति यहाँ ले लिए हैं और इसकी दूसरी स्थिति यहाँ पर ले लिया है, देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है ना, यानी कि ये कहलाएगा माध्य स्थिति। इसे हम लोग बोलेंगे माध्य स्थिति। और ये हो जाएगा आगे और ये हो जाएगा पीछे, यानी कि ये जो लोलक का गोलक है ये कभी आगे जा रहा है फिर पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से इसकी जो गति है वह माध्य स्थिति के आगे पीछे हो रही है, तो इसकी गति को ही दोलनी गति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सरल लोलक की जो गति होती है वह दोलनी गति होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होती है। तो इसे बारी बारी से हम लोग समझते हैं। पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति हम लोग किसे बोलेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं जब कोई पिंड या वस्तु केवल एक अक्ष का मतलब हो गया कि एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष, कोई एक लेना है, एक्स लेंगे या वाई लेंगे या जेड लेंगे, केवल एक अक्ष पर गतिशील हो तो उसके गति को ही एक विमीय गति कहते हैं। यहाँ जो है विभिन्न तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और यह रेलगाड़ी सीधी रेखा पर जा रही है, देख रहे हैं ये ट्रैक है इसका, और उसी ट्रैक पर जो है यह रेलगाड़ी जा रही है। तो ये रेलगाड़ी आगे की तरफ जा रही है, सीधी रेखा पर जा रही है, तो इसकी गति को ही बोलेंगे हम लोग एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। तो कोई भी रेलगाड़ी जब सीधी ट्रैक पर जाती है तो उसके गति को बोलेंगे हम लोग एक विमीय गति। यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है ये सीधी रेखा पर जा रहा है, देख रहे हैं ये एक अक्ष लेंगे, एक से अक्ष मान लेते हैं, ये जब सीधी रेखा पर जाएगा तो इसकी गति को ही एक विमीय गति के नाम से हम लोग जानते हैं। एक और यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, एक बच्चा है, देख रहे हैं ये एक बच्चा है और ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर से जो है एक गेंद को नीचे की तरफ गिराता है और उसका दोस्त जो है नीचे की तरफ है वह गेंद को लेता है। तो जब यह बच्चा गेंद को नीचे गिराएगा तब इस गेंद की जो गति होगी उस गेंद की गति कैसी होगी, एक विमीय गति होगी। तो हम लोग जो है अलग अलग अक्ष ले सकते हैं, आप एक्स भी ले सकते हैं, आप वाई भी ले सकते हैं, आप जेड भी ले सकते हैं। कोई एक ही अक्ष में जो है वस्तु या पिंड की गति होनी चाहिए, तब उसकी गति को एक विमीय गति के नाम से हम लोग जानेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं द्विविमीय गति क्या होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं
जब कोई पिंड या वस्तु की गति किसी समतल पर होती है जिसमें दो अक्ष सम्मिलित रहते हैं तो उसकी गति को ही द्विविमीय गति कहते हैं। सवाल है कि समतल किसको बोलते हैं। हम लोग तीन अक्ष ले लेते हैं। देखिए, एक यहाँ पर हम लोग अक्ष ले लिए और एक यहाँ हो गया और एक तीसरी हो गई। ये आप मान लीजिए x, इधर मान लेते हैं हम लोग y और इसको मान लेते हैं हम लोग z। और देखिए, यह जो एक समतल होगा, देख रहे हैं, यह जो एक समतल होगा, यह एक समतल होगा और यह समतल किससे किससे बना है, तो x और y अक्ष से मिलकर बना है, इसलिए इसे बोलेंगे एक्स वाई समतल। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यह जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, यह भी अपने आप में एक समतल है। देख रहे हैं, यह भी अपने आप में एक समतल है। तो इस समतल को देखिए, यह समतल किस किस अक्ष से बना है, तो y और z, तो इसको बोल सकते हैं वाई जेड समतल। पहले आप समतल समझिए तब ना समतल में गति कराएंगे। एक तीसरा देखिए, यहाँ पर एक समतल है हम लोग का, देख रहे हैं, यह भी समतल है, यह भी समतल है, यह भी समतल है अपने आप में। तो इस समतल को बोलेंगे एक्स जेड समतल। तो समतल तीन प्रकार के होते हैं। एक समतल यह हो गया एक्स वाई समतल, जो जिस जिस अक्ष से वह समतल बनता है वहीं उस समतल का नामकरण होता है। तो यह समतल एक्स वाई अक्ष से मिलकर बना है, इसका नाम हो गया एक्स वाई समतल। यह समतल जो है, यह वाई और जेड अक्ष से मिलकर बना है, इसका नाम हो गया वाई जेड समतल। और यह एक्स जेड से बना है, इसलिए इसका नाम हो गया एक्स जेड समतल। तो कोई पिंड है और वह पिंड किसी समतल पर गति करेगा। मान लेते हैं कि पिंड जो है, ये कोई पिंड है, यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ चला गया। तो यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो वो ना तो एक्स पर जा रहा है और ना तो वाई पर जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो किसी समतल पर जा रहा है। तो समतल पर गति होगा तो उसे ही हम लोग बोलेंगे द्विविमीय गति। और इसमें इसका दो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, एक यहाँ पर एक इधर के लिए। तो यहाँ के लिए मान लेते हैं x1 y1, यहाँ पर इधर आ जाएंगे तो ये x1 ये हो जाएगा y1, और जब यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा x2 ना, इधर वाला लेंगे हम लोग पहले, इधर वाला, तो और ये वाला हो जाएगा x2 और ये वाला हो जाएगा y2। तो इस तरह से हम लोग जो है मान लेते हैं। आप जो है कोई और भी यहाँ पर ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ है और पिंड यहाँ से यहाँ चली गई है, तो जब यहाँ पिंड होगा तो आप इसको इधर मिला दीजिएगा और इसको इधर मिलाइएगा, तो ये वाला हो जाएगा जेड, तो ये मान लेंगे z1, ये हो जाएगा y1। यहाँ पर जाएगा, फिर इसको आप इधर से मिला दीजिएगा और इसको इधर मिला दीजिएगा, तो इधर वाला हो जाएगा y वाला, तो ये लिख देंगे y2, ये क्या हो जाएगा z2। तो इस तरह से हम लोग जो है, ये कहाँ इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट में एक्स और वाई दोनों सम्मिलित होंगे। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कोई बालक है और यह बालक गेंद को मारता है, तो गेंद को मारता है तो गेंद ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है। एक स्थिति ले लिए है हम लोग, यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं। जब यहाँ पर होगा तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और ये जो गेंद की गति है वो न तो एक्स पर है और न ही वाई पर है, वह समतल में गति कर रहा है। और कैसा समतल है, तो एक्स वाई समतल है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पर ले लेंगे तो 0 0 हो जाएगा। और जब यह गेंद यहाँ तक आता है तो देखिए यहाँ तक आएगा तो इसको यहाँ से मिला देंगे नहीं, और फिर इसको यहाँ से हम लोग यहाँ मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो देखिए इधर जितना दूरी तय करेगा वह हो जाएगा y, और यहाँ जितना दूरी तय करेगा यह हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा x और y। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं। तो कोई भी पिंड किसी समतल में गति करेगा तो उसकी गति को ही
द्विविमीय गति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए फुटबॉल का जो गति है, कोई लड़का मारा और फुटबॉल की जो गति होगी वह समतल गति होगी। यहाँ पर देखिए एक और हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर फव्वारा निकल रहा है, देख रहे पानी का फव्वारा है और उससे ये पानी निकल रहा है। तो देखिएगा आप ये ध्यान से देखिएगा तो यह एक समतल है, देख रहे हैं ना, यह एक समतल है, समतल में गति कर रहा है पानी का फव्वारा, तो इसकी गति को बोलेंगे हम लोग द्विविमीय गति। देख रहे हैं ध्यान से आप, ये देखिए यह एक समतल में गति कर रही है, यह एक समतल में गति कर रही है, तो इसकी गति को ही हम लोग बोलेंगे द्विविमीय गति। गति का तीसरे प्रकार है यहाँ पर हम लोग विमा के आधार पर त्रिविमीय गति। तो देखिए त्रिविमीय गति क्या होती है, तो जब कोई पिंड या वस्तु हवा में या निर्वात में गति करती है तो इसके गति को ही त्रिविमीय गति कहते हैं। अब सवाल है कि यह हम लोग कैसे समझेंगे, तो हवा में या निर्वात में, जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का है, ये हम लोग पहले एक्स यहाँ पर को ले लिए, एक्स है, ये वाई अक्ष है और यह जेड है, और यह कोई लड़का है और हवा में पत्थर मार रहा है, किसी समतल पर नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम जो है सही दिखा पाना मुश्किल है, क्योंकि जब दिखाया जाएगा तो लगेगा समतल पर ही है। अब कोई भी है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक प्लेन ले लिए हैं और एक यह प्लेन ले लिया गया है और एक तीसरा प्लेन ले लिया गया इस तरह से, और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई विद्यार्थी या कोई लड़का जो है, कोई बालक पत्थर फेंकता है और वह पत्थर जो है हवा में है, किसी समतल पर नहीं है। ये दिखाएं, इसका मतलब आप यह नहीं समझिएगा एक्स वाई समतल पर है, हवा में है। ये कहाँ है? हवा में है। कोई लड़का हवा में पत्थर फेंक देगा, हवा में गेंद फेंक देगा, तब उस गेंद का, उस पत्थर का जो गति है, उसकी गति को ही बोलेंगे त्रिविमीय गति। आप यहाँ डायग्राम से भी यह समझ सकते हैं। इधर आपको दिखाया गया है एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, आपके लेने के ऊपर है जिधर। और कोई वस्तु को यहाँ पर लोकेट किया गया है, कोई वस्तु को यहाँ पर दिखाया गया है। जब दिखाया गया है तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखेंगे, तो एक्स वाई जेड तीनों सम्मिलित होंगे। अब सम्मिलित कैसे होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जेड वाला का जेड के साथ मिला देंगे, फिर इधर वाई के साथ मिला देंगे, फिर हम लोग एक्स के साथ मिला देंगे, और इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा एक्स वाई जेड। यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट, यानी कि इसमें तीनों अक्ष सम्मिलित रहते हैं, इसकी गति में तीनों अक्ष सम्मिलित रहते हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तब इसके गति को ही बोलते हैं हम लोग त्रिविमीय गति। कोई एरोप्लेन है और एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तब उसके गति को ही हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय गति। पतंग है, पतंग भी जो है हवा में उड़ता है, तो पतंग की गति भी क्या हो जाएगी? त्रिविमीय गति। यहाँ पर लिख सकते हैं वायुयान की गति त्रिविमीय गति का उदाहरण है। पतंग की गति, ये भी त्रिविमीय गति का उदाहरण है। कोई बालक पत्थर फेंक दिया, वह भी त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग 1, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन में के बारे में हम लोग पढ़े कि वस्तु को हम लोग कैसे 1 डायमेंशनल लेंगे, 2 डायमेंशनल लेंगे और 3 डायमेंशनल मोशन हम लोग कैसे लेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।